मूवी की शुरुआत एक कहानी से की जाती है जहां बादलों में छुपी हुई दुनिया क्लाउड 9 के बारे में हमें बताया जाता है। लोगों के मुताबिक ये दुनिया आसमानों के ऊपर है जहां मरने के बाद किसी की आत्मा तब तक रहती है जब तक उसके करीबी लोग उसे भूल ना जाएं। इसी के साथ उसी दुनिया में एक पेंगुइन को दिखाया जाता है जो बादलों में बने छेद से नीचे अपने बेटे को देखकर रोज रोया करती थी। काफी दिनों बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो पेंगुइन छुपकर बारिश वाली ट्रेन से नीचे धरती पर पहुंच जाती है। स्टेशन पर उतरते साथ ही उसे अपना बेटा दिखता है और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पेंगुइन और उसका बच्चा साथ रोज ढेर सारा वक्त गुजारते हैं जहां खेलने कूदने के साथ मामा पेंगुइन अपने बच्चे को रोज के कामकाज करने का तरीका भी सिखा देती है ताकि वो अपना खुद भी ख्याल रख सके। इसी दौरान मामा पेंगुइन के पास एक फेरी आती है जिसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ बारिश के मौसम तक ही अपने बच्चे के साथ रह सकती है, यानी अब बारिश बंद होने के साथ उसे भी लौटना होगा। ये सुनकर मामा पेंगुइन उदास हो जाती है लेकिन फिर भारी दिल के साथ अपने बच्चे को अलविदा कहकर क्लाउड 9 पर लौट आती है। वो पहले की तरह रोज अपने बच्चे को बादलों में मौजूद छेद से देखती है लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। ऐसे ही जीहो नामी बच्चा जो इस किताब को पढ़ रहा था वो किताब बंद करके उदासी से अपने कमरे के बाहर झांकने लगता है। उसके घर में कुछ लोग मौजूद थे जो उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी के लिए आए हुए थे। जीहो इन लोगों को ये बात करते हुए सुन लेता है कि जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो गुजर गयी। अब जीहो अपने आप को अपनी माँ की मौत का कारण मानते हुए इस बात पर यकीन कर लेता है कि वो भी बारिश के मौसम में जरूर लौटेंगी क्योंकि वो किताब उसकी माँ ने ही उसे दी थी। जीहो के पिता जिन भी अपनी पत्नी सुआ की मौत से काफी टूट चुके थे लेकिन वो अपने बेटे के लिए हौसला रखकर जी रहे थे। अगले दिन सुबह सवेरे जिन अपने काम पर निकल जाता है जहां हम देखते हैं कि वो स्कूल में स्विमिंग पूल की साफ सफाई का काम करता है। जीहो की भी अपने पिता के जाने के बाद आँख खुल जाती है और नींद न आने पर वो अलमारी में अपनी माँ के कपड़ों के बीच जाकर सो जाता है। जिन जीहो को स्कूल भेजने के लिए घर लौटता है जहाँ वो उसके लिए किसी तरह नाश्ता बनाता है। ये सारे काम जिन को नहीं आते थे लेकिन वो जीहो के लिए कोशिश करता रहता था। दोनों बाप बेटे ने इसी माहौल में एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया था। जब जिन अपने बेटे को जगाने आता है तो वो उसे उसके कमरे में ना पाकर समझ जाता है और जीहो को सुआ की अलमारी में जगाने आ जाता है। जीहो उठते साथ ही पहले टीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है जहाँ ये खबर चल रही थी कि जल्द बारिश होने वाली है। जीहो जिन को भी खुश होने के लिए कहता है और जिन के वजह पूछने पर उसे बता देता है कि उसकी माँ जल्द लौटने वाली है। जिन उदास होकर अपने बेटे को ऐसी बातों पर भरोसा न करने के लिए कहता है लेकिन जीहो उसकी बात सुने बगैर स्कूल के लिए तैयार होने चला जाता है। जिन फिर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकलने लगता है जहाँ जीहो उसे उसकी दवाई के बारे में याद दिलाता है जिसे खाने के बाद दोनों सुआ की तस्वीर को किस करके घर से निकल जाते हैं। जिनके दवाइयों के पीछे का राज हमें आगे पता चल जाएगा। जिन जीहो को साइकिल पर स्कूल छोड़ने के बाद उसे होंग की बेकरी पर आने का भी याद दिलाता है जहाँ से उसे रोज पिक करने आता है। होंग जिनका दोस्त था जो अक्सर जीहो का ख्याल रखता था। जीहो स्कूल की छुट्टी के बाद होंग के पास आ जाता है जहाँ से वो अपनी उदासी का इजहार करता है। जीहो के स्कूल में रेस होने वाली थी जहाँ सबके पिता हिस्सा ले रहे थे लेकिन जिन उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। होंग इसके पीछे की वजह जानता था लेकिन जीहो से कुछ नहीं कहता बल्कि उससे वादा करता है कि वो जिन के बजाय उसके साथ रेस में हिस्सा लेगा। तभी जिन भी वहाँ आकर इनकी बातें सुन लेता है और अपने बेटे को खुश देख के मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ऐसे रेस का दिन आ जाता है जहाँ होंग पहुँच जाता है। जिन भी अपने बेटे के पास आना चाहता था लेकिन वो स्विमिंग पूल के काम में मसरूफ रहता है। जीहो को कुछ बच्चे चिढ़ाने लगते हैं कि उसके पिता रेस के लिए नहीं आए जो सुनकर जीहो उदास हो जाता है और होंग को उसके साथ रेस करने से मना कर देता है। तभी वहाँ जिन पहुँचकर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए साथ रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है जहाँ जिन पहले तो हल्का भागता है लेकिन जीहो को उदास देख के वो तेज दौड़ना शुरू हो जाता है। फिनिश लाइन के करीब पहुँचते ही अचानक वो बेहोश हो जाता है और होंग आकर उसे फौरन संभालता है। सीन कट करते हुए दिखाया जाता है कि जीहो जिन के साथ घर लौट रहा है जहाँ वो अपने पिता से ये वादा करवाता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अगली सुबह बारिश होना शुरू हो जाती है जिसकी आवाज से जीहो जाकर फौरन जिन को भी उठा देता है। जिन ना चाहते हुए भी जीहो की खुशी के लिए उसके साथ ट्रेन स्टेशन आ जाता है। वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आता
तो जीहो उदास हो जाता है। जिन उसे जबरदस्ती गोद में उठाते हुए घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों ट्रेन स्टेशन के टनल की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई औरत बैठी हुई मिलती है। जिन तो डर जाता है, लेकिन जीहो उछलते हुए उस औरत की तरफ भागता है। जब वो औरत इन्हें अपना चेहरा दिखाती है तो जिन को गहरा झटका लगता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुआ ही थी। जीहो उसे माँ कहकर बुलाने लगता है, लेकिन सुआ की शक्ल से ये साफ जाहिर था कि उसे कुछ भी याद नहीं। जीहो फिर भी सुआ का हाथ पकड़ कर उसे घर ले आता है, जहाँ जिन, जिसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, इनके पीछे आ जाता है। जीहो सुआ को उनकी तस्वीरें दिखाकर सब याद दिलाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर जिन उसे चुप करवाते हुए बाथरूम में ले जाता है। वो जीहो को समझाता है कि अगर वो उसे सब कुछ अचानक ऐसे बताएगा तो शायद सुआ की तबीयत खराब हो जाए। जीहो भी अपने पिता की बात मानते हुए किसी को ही कुछ ना बताने का वादा करता है। दोनों बाहर आकर सुआ के सामने बहाना बनाकर किसी तरह उसे इस बात पर यकीन करवा देते हैं कि वो किसी हादसे की वजह से सब भूल चुकी है। रात में जिन जब अपने कमरे में आता है तो जीहो को सुआ के साथ सोता हुआ देख के मुस्कुराने लगता है। जिन अभी भी सुआ के लौटने पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिलहाल वो इन पलों को खुशी से जीना चाहता था। अगले दिन इनकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है, जहाँ जिन काम पर आ जाता है, जबकि जीहो स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। इस बार सुआ जीहो को तैयार होने में मदद करती है, जहाँ जिन उसे फिर स्कूल ले जाने आ जाता है। जिन के जाने के बाद जीहो स्कूल से भागकर घर आ जाता है और सुआ से ये झूठ बोलता है कि आज उसकी टीचर नहीं आई है। जीहो बस अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। दोनों साथ ढेर सारा खेल खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। जिन जब शाम में घर आता है तो अपने परिवार को खुश देख के उसका दिल भी काफी सालों बाद सुकून महसूस करता है। ये लोग साथ डिनर करते हैं, जहाँ जीहो सुआ के हाथ का खाना खाने की जिद करता है। सुआ जिसे ये भी याद नहीं था कि खाना कैसे बनाते हैं, जीहो के लिए कोशिश करती है, लेकिन गर्म तेल में पानी डाल देने की वजह से खाना यहाँ वहाँ उछलने लगता है। जीहो टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि जिन सुआ को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सारा गर्म खाना उसकी पीठ को जला देता है। सुआ जिन को कमरे में ले जाकर उसकी कमर पर दवाई लगाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि भले ही उसे कुछ याद हो ना हो, लेकिन जिन के मुताबिक वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है। यहाँ वो जिन से उनके माजी के बारे में भी पूछती है, जो सब जानने के लिए ही बेताब है। जिन उसे इनकी कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसके साथ हमें इनके माजी में ले जाया जाता है। सुआ जिन के स्कूल एक खूबसूरत और टॉपर लड़की थी, जिसे जिन पसंद करता था। जिन खुद स्विमिंग टीम में था, इसलिए वो ज्यादातर वक्त स्विमिंग में ही निकाल देता था। होंग जो जिन के साथ ही पढ़ता था, उसे सुआ से हिम्मत करके बात करने की सलाह देता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें ही बेकार जाती हैं, क्योंकि जिन इस सब मामलों में बहुत ऑकवर्ड जो था। यहाँ तक कि स्कूल के आखिरी दिन तक जिन सुआ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया। और ऐसे ही ये लोग ग्रेजुएट कर गए। जिन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो अक्सर सुआ को कॉल करता था, जो दूसरे शहर चली गई थी, लेकिन जैसे ही उसे उसकी आवाज सुनाई देती वो फौरन कॉल कट कर देता था। होंग जिन की हरकतों से तंग आकर एक दिन उसे कॉल रखने नहीं देता और खुद फोन पे कह देता है कि मैं जिन बात कर रहा हूँ। अब जिन को भी सुआ से बात करनी ही पड़ती है और दोनों मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन तो खुशी से पागल ही हो जाता है। अगले दिन दोनों स्कूल के सामने मिलते हैं, जहाँ जिन सुआ को साथ लंच पर ले जाता है। दोनों खूब मजे करते हैं, जहाँ दोनों इस दिन को खत्म होने नहीं देना चाहते थे। इनकी कहानी बीच में कट जाती है, क्योंकि जीहो जिसे सुआ के बगैर नींद नहीं आ रही थी, उसके पास आकर सो जाता है। अगले दिन जिन काम पर बहुत खुश नजर आता है, क्योंकि उसने टीवी पर यह खबर सुनी थी कि बारिश का मौसम इस बार लंबे अरसे तक रहने वाला है। होंग जो हमेशा से जिन का भला चाहता था, उसे मिलने बुलाता है। जिन जब उस कैफे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि होंग ने तो उसकी किसी लड़की के साथ डेट फिक्स की हुई है। जिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जिसे होंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता। रात में होंग बड़े नशे में जिन के घर आता है, जहाँ वो उसके घर में शोर मचाने लगता है। सुआ भी कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे देख के होंग की हालत बुरी हो जाती है और वो दुम दबाकर जिन के घर से भाग जाता है। अंदर आने के बाद सुआ जिन को अपनी कहानी कंटिन्यू करने के लिए कहती है, जिसके साथ हमें दोबारा इनके माजी में ले जाया जाता है। जिन जो सुहा के साथ दूसरी डेट पे मूवी देखने आया हुआ था, यहाँ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे बैठा हुआ आदमी अपना पैर इनकी सीट के बीच में रख देता है। जिन उसी को सुहा का हाथ समझकर पकड़ लेता है, लेकिन जब ये बात इन्हें पता चलती है तो सुहा बहुत हंसती है। मूवी के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो सुहा खुद ही अपना हाथ जिन की पॉकेट में डाल लेती है, जिसे जिन पकड़
कर लेता है। दोनों की मुस्कुराहट के साथ दोबारा कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सुआ जिन की पॉकेट में हाथ डाल लेती है और जिन भी खुशी से उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन जिन सुआ को एक खूबसूरत सी जगह डेट पर ले आता है, जहाँ ये लोग अपनी पहली किस शेयर करते हैं। अब तीनों ही खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे थे, जहाँ हर एक दिन मजाक मस्ती से भरपूर था। कोई भी नहीं चाहता था कि ये पल कभी खत्म हो, लेकिन हर चीज एक ना एक दिन अपने आखिर तक जरूर पहुँचती है। एक दिन जब तीनों पिकनिक से वापस आ रहे थे तो जिन बेहोश हो जाता है। उसकी आंख घर पर खुलती है, जहाँ सुआ उसके पास परेशान बैठी थी। वो उसे उसकी बीमारी की वजह पूछती है, जिस पर जिन उसे बताता है कि जब वो सुआ के साथ तीसरी डेट के बाद वापस आया था तो उसे स्विमिंग कंपटीशन के फाइनल्स की दिल लगाकर तैयारी करना शुरू कर दी थी। ऐसे वो एक दिन स्विमिंग करते ही बेहोश हो गया और उसे डॉक्टर से ये पता चला कि उसके दिमाग में ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से अगर वो ज्यादा भारी एक्सरसाइज करेगा तो बेहोश होता रहेगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इससे बस जिन अब जिंदगी भर दवाइयाँ लेता रहता है। यही वजह थी जिस वजह से जिन जीहो की रेस में भी बेहोश हुआ था। जिन सुआ को इनके माजी के आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि जब जिन को इस बीमारी का पता चला वो समझ गया था कि उसका भविष्य भी खत्म हो चुका है। वो सुआ की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप का लेटर भेज दिया। सुआ जिसने फौरन जिन से आकर सवालात किए, जिन ने उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया और सुआ को बस रोते हुए वापस जाना पड़ा। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, लेकिन जिन से सुआ की अलैदगी बर्दाश्त नहीं हुई। वो सुआ से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आ गया, जहाँ उसने सुआ को किसी दूसरे लड़के की गाड़ी में जाते कहीं देखा। वो ये समझने लगा कि सुआ अब जिंदगी में आगे बढ़ गई है, इसलिए वो उसे मिले बगैर ही वापस लौट गया। कुछ महीनों बाद उसे सुआ की कॉल आई जो उससे मिलने आ रही थी। जिन ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगा, जहाँ सुआ ने आते साथ ही जिन को गले लगा लिया, क्योंकि उसे किसी तरह जिन की बीमारी का पता चल गया था। प्रेजेंट में ये सब जानने के बाद सुआ जिन को हक करते हुए उसके साथ ही लेट जाती है, जहाँ जिन अपनी कहानी को इस बात के साथ खत्म करता है कि उसी दिन सुआ ने जिन से शादी करने के लिए कह दिया था। सुआ के माता पिता उसकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन सुआ ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी पढ़ाई और परिवार दोनों छोड़कर जिन के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, जिसके बाद इनकी जिंदगी में जिहो ने आकर इनकी खुशियों को मुकम्मल कर दिया। अगली सुबह ये लोग साथ नाश्ता करते हैं, जहाँ जिन टीवी पर बरसात खत्म होने की खबर सुनकर फौरन टीवी को बंद कर देता है। सुआ जिहो को घर के सारे काम सिखाती है, जो जिहो बहुत आसानी से सीख भी लेता है। अब घर की सफाई करते वक्त सुआ के हाथ जिहो की पेंगुइन वाली किताब लग जाती है, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। रात में वो अकेले टीवी पर जिहो के पैदा होने की वीडियोस देखकर बहुत रोती है, जिसे जिन भी ऐसे देख लेता है। वो हॉन्ग के साथ आकर उस टनल के सामने भी लकड़ियाँ लगा देता है, जहाँ से उन्हें सुहा मिली थी, क्योंकि वो अभी से जुदा होने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन जिन को काम पर किसी की कॉल आती है, जिनकी बात सुनकर जिन फौरन उनसे मिलने पहुँचता है। ये जिहो के दोस्त की माँ थी, जिसने जिन को जिहो की शिकायत लगाने बुलाया था। वो जिन को दिखाती है कि जिहो ने उनकी गाड़ी पर साबुन लगा दिया है। जिन जिहो से इस बात की वजह पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। घर लौटते वक्त जिहो रोने लगता है और जिन को बता देता है कि वो अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता। असल में जिहो ने अपने दोस्त को बात करते हुए सुना था कि जब भी उसके पिता उनकी गाड़ी धुलवाने ले जाते हैं तब बारिश होती है। अब बच्चे तो ऐसी बातें करते ही हैं, और जिहो भी अभी मासूम सा बच्चा था। जिन अपने बेटे को गले लगा लेता है, जिसकी आंखों में खुद आंसू भर आते हैं। घर पर सुआ जिहो को देख के कुछ सोचती हुई नजर आती है, और अगले दिन हॉन्ग की बेकरी आ जाती है। हॉन्ग जो दोबारा उसे देखकर डर जाता है, अपने साथ ताबीज लेकर सुआ के सामने बैठता है। सुआ जो बस अपने बेटे का सोच रही थी, हॉन्ग से उसके लिए कुछ करने का कहती है, और सीन यहीं कट हो जाता है। जिन जो टनल को देखने आया था, उसकी उदासी तब बढ़ती है जब उसे उसकी लगाई हुई लकड़ियाँ तेज बारिश की वजह से टनल के सामने से हटती हुई नजर आती हैं। रात में सुआ हॉन्ग की बेकरी से जिहो के लिए केक लाकर उसके साथ सालगिरह मनाती है, जहाँ जिन इनके इस पल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। अगले सुबह जिहो स्कूल चला जाता है, जहाँ से स्कूल में एक फंक्शन था। सुआ उसके स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है तो आसमान पर तेज धूप देखकर समझ जाती है कि उसके लौटने का वक्त आ गया है। वो फिर भी जिहो के स्कूल जाकर जिन का इंतजार करने लगती है। जिन जो जिहो के स्कूल आने के लिए निकल रहा था, उसे पूल में कोई आदमी डूबता हुआ नजर आता है, और वो अपनी बीमारी के बावजूद उस आदमी को बचा लेता है। जिनकी तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाने आ जाती है। दूसरी तरफ सुआ जिन के न आने पर टनल की तरफ निकल जाती है। जिहो जो सुआ के न आने पर अफसोस में था, धूप देखकर सब समझ जाता है और फौरन घर जाने के लिए निकल जाता है। जिन जिसे धूप की वजह से एम्बुलेंस में होश
होश आ जाता है वो फौरन एम्बुलेंस रुकवा के बीच रास्ते में ही उतर जाता है और बड़ी मुश्किल से भागता हुआ टनल की तरफ जाने लगता है। जीहो को जब घर पे भी सुआ नहीं मिलती तो वो भी टनल पहुंचने के लिए भागने लगता है। सुआ जो टनल के अंदर जा चुकी थी उससे पीछे से जीहो की आवाज आती है और वो फौरन रुक जाती है। जीहो से रोते हुए रोकने लगता है, जिसपे सुआ उसे समझाती है कि उसका वापस लौटना बहुत जरूरी है। यहाँ जीहो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है, लेकिन सुआ उसे अपने आप को दोष देने से मना करती है और बताती है कि वो बस उसी की वजह से इतना खुश रह पाई है। जिन गिरता पड़ता किसी तरह टनल तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ वो सुआ को टनल के आखिर पर पाकर रोने लगता है। सुआ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और यहीं ये सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जिन और जीहो अपनी जिंदगियों में फिर मसरूफ हो चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों बेहतर तरीके से रह रहे हैं। इनका घर भी साफ सुथरा है और दोनों ने एक दूसरे की मदद से जीना सीख लिया है। अब जिन की बीमारी भी बेहतर हो चुकी है। नोट में सुआ ने लिखा था कि उसने स्टोर रूम में उसके लिए एक तोहफा छोड़ा है। जिन फौरन स्टोर रूम में आ जाता है जहाँ उसे डायरी मिलती है। इस डायरी के साथ कहानी के सारे राज खुल जाते हैं। हमें पता चलता है कि सुआ भी स्कूल में जिन को पसंद करती थी। वो उसकी हर हरकत को नोटिस करके खुश होती थी, यहाँ तक कि स्कूल के आखिरी दिन उसे भी जिन से बात करनी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाई। स्कूल के बाद उसने भी फोन के सामने जाकर जिन को कॉल करने का सोचा, लेकिन उसकी नर्वसनेस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। जिस दिन जिन ने उसे खुद कॉल किया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जिस दिन जिन ने उससे ब्रेकअप किया था वो बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, लेकिन जब उसने जिन को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस वक्त वो अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी, यानी ये सब भी जिन की गलत फहमी थी। सुआ ने बीच में ही गाड़ी रुकवाई। अब वो फौरन उतरकर जिन के पीछे आने लगी, लेकिन रास्ते में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो वो टनल में थी और जियो उसे जगा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जिन और जियो के साथ सारे पल खुशी से गुजारे। जब उसके जाने का दिन आया और वो टनल में जाकर गायब हुई तो उसकी आंख हॉस्पिटल में खोली। ये सब उसे एक सपना लगा, इसलिए वो उस घर को ढूंढने निकली जहाँ वो जिन और जियो के साथ रहने आई थी। वो घर उसे वैसे ही मिला जैसे उसके सपने में था, बस वहाँ तब कोई और रह रहा था। अब काफी सोचने के बाद सुआ को इस सोच से तो बहुत खौफ आया कि वो जिन से शादी के बाद मर जाएगी, लेकिन अपने बेटे जियो का ख्याल ही उसका हौसला बढ़ाने के लिए काफी था। वो जिन के लिए भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, चाहे वो उसकी जिंदगी ही क्यों ना हो। ऐसी सुआ ने जिन को कॉल की और उसे स्टेशन पर मिलने आ गई। ये वो ही सीन था जहाँ ब्रेकअप के बाद जिन के ख्याल में सुआ और उसकी मुलाकात हुई थी। यही सुआ ने उसे शादी करने का भूला था। सुआ ने टाइम ट्रैवल करके अपने भविष्य को देख लिया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था, और ये सब वो डायरी में लिख कर गई थी। इसी के प्रेजेंट में वक्त काफी साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ जिन सुआ की डायरी को ही पढ़ता हुआ दिखता है। जीहो जो बड़ा हो चुका था, होंग उसके लिए केक लेकर आता है। यहाँ हमें सुआ और होंग के बीच हुई भी बात का भी पता चल जाता है, जो ये थी कि सुआ ने होंग से वादा करवाया था कि वो जीहो की हर सालगिरह पर उसके लिए केक लेकर जाएगा। सुआ होंग के पास जीहो की सालगिरह के लिए लेटर भी छोड़ कर गई थी, जिसे पढ़कर जीहो मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इन तीनों के हंसी मजाक के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से माँ के प्यार की मजबूती का अंदाजा जरूर हो गया, जो अपने बच्चों के लिए मरने के लिए भी तैयार रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।